ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। तो आज जो स्टार्ट कर रहे हैं हम वो चैप्टर बहुत ही आसान है, ठीक है। और इंट्रोडक्शन की बात करूँ तो थोड़ा थोड़ा आपको आता भी होगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सेल। अब सेल होता क्या है, क्या कोई बता पाएगा? 8th में एक चैप्टर पढ़ा होगा सेल। Structural functional unit of life. स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यस इट इज कॉल्ड अ सेल। और सेल क्या है, उसके साथ साथ एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट मतलब जहां से ह्यूमन बॉडी बननी स्टार्ट होती है, जहां से ह्यूमन बॉडी बननी स्टार्ट होती है वो कौन सा एक छोटा पार्टिकल होता है, वो एक सेल होता है। क्लियर है? जहां से ह्यूमन बॉडी, एक सेल से पूरी बॉडी बननी स्टार्ट होती है। क्लियर है? तो एक सेल से स्टार्टिंग होती है। तो देखिए बच्चे, ऑल ऑफ द आर मेड अप ऑफ, जैसे कोई भी आप सराउंडिंग्स में कोई भी ह्यूमन बीइंग्स देख रहे हो या फिर एनिमल्स देख रहे हो, वो सब किससे मिलके बने हैं? एक सेल से। क्लियर है इतना? सेल आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। तो सेल की डेफिनेशन क्या है? सेल आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। अब ऐसा क्यों बोला गया है? इसके लिए आयुष को एक बिल्डिंग बनानी है। आयुष वो बिल्डिंग बनाना स्टार्ट कहाँ से होगा? एक ब्रिक से, राइट? एक ब्रिक से स्टार्ट होगा बिल्डिंग बनना। वैसे ही सिमिलरली जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, वो कहाँ से बननी स्टार्ट होती है? एक सेल से। क्लियर है इतना? एक सेल से वो बननी स्टार्ट होती है। क्लियर है मुझे इतना? समझ आया? तो जैसे इसलिए उसे बोलते हैं क्या? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। क्लियर है इतना? समझ आ गया अक्षय? देखिए नेक्स्ट, they are the basic structural and functional unit of the life that take place in our body. तो इन्हें हम बेसिक, सेकंड डेफिनेशन क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्लियर है इतना? ठीक। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्लियर है? दैट इज कॉल्ड सेल। क्लियर है इतना? समझ आ गया? क्या आपको समझ आया? मतलब जहां से हमारी बॉडी बननी स्टार्ट हो रही है ना, दैट इज कॉल्ड सेल। और जो भी फंक्शनैलिटी है वो सबसे पहले किस में आ रही है? एक सेल में आ रही है। क्लियर है? क्लियर है भाई इतना? समझ आया? मतलब जो फंक्शनैलिटी है हमारे पास, हमारी बॉडी में जो भी फंक्शनैलिटी आई है, वो फंक्शनैलिटी एक ना एक दिन स्टार्ट कहां से हुई होगी? एक सेल से हुई होगी। क्लियर है इतना? समझ आ गया मुझे आपको? देखिए नेक्स्ट, हाउ आर सेल्स फॉर्म्ड। ये बताया था जर्मन के कुछ साइंटिस्ट ने कि सेल्स फॉर्म कैसे होंगे। फिर सेल की कुछ थ्योरी आई। क्लियर है इतना? एक बुक दिखा दो प्लीज मुझे। देखिए मुझे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सो रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था। उसने एक हनीकॉम्ब कंसिस्ट ऑफ मेनी लिटिल कंपार्टमेंट्स और की द सब्सटेंस दैट कम्स फ्रॉम अ बार्क ऑफ अ ट्री। दिस इज इन द ईयर 1665। और उन्होंने किया गया था, देखो, एक बार्क ऑफ द ट्री की एक बार्क निकाली थी, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर लगाया था। तो उन्होंने देखा था एक, जैसे हनीकॉम्ब होता है ना, हनीकॉम्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ? मधुमक्खी का छत्ता। ठीक है? मधुमक्खी के छत्ते जैसे स्पेसिस उन्होंने देखे था माइक्रोस्कोप में। क्लियर है? और उन्होंने हर एक छोटे छोटे होल्स को क्या बोल दिया था कि ये सेल्स है। तो ये किसने डिस्कवर किया था? ये रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। कब डिस्कवरी हुई सेल की? 1665 में। समझ आया? तो सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कब की थी भाई ये? 1965। बहुत बढ़िया बच्चे, 1665 1965। समझ आया? क्लियर है इतना? देखिए नेक्स्ट, अब उसके बाद माइक्रोस्कोप आ गए। देखिए आपको ये 5.2 पेज नंबर पे एक फिगर है, अनियन पील। ये शायद एक एक्सपेरिमेंट भी होगा आपके लैब में। ये अनियन पील दिख रहा है? कौन से पेज पे देख रहा है आयुष? हाँ, ये वाला एक्सपेरिमेंट किस किस का हो गया? तुम्हारा हो गया। तुम सबसे तेज चल रहे हो, बाकी सब तुम्हारा नहीं हुआ। आपका भी नहीं हुआ? चैप्टर पहले खत्म हो जाए फिर अच्छा, लैब लेके जाएंगे। वैसे साथ लैब चलती है। होता है प्रैक्टिकल। हाँ, तो थर्सडे को होगा बायो की लैब जिस दिन होगी। तो बायो की लैब में ये होता है, ये अनियन है, हाँ खाने वाले अनियन पील निकाला जाता है, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखते हैं ना, तो वो कुछ ऐसा दिखता है। क्लियर है?
जब आप उस पे सैफरन वगैरह मतलब कुछ डालने होते हैं हमारे केमिकल सब्सटेंस, उसको डालने के बाद जब स्लाइड पे रखते हैं ना माइक्रोस्कोप की, तो कुछ ऐसी चीज ऐसी फिगर ऑब्जर्व कर पाओगे आप। क्लियर है इतना? समझ आ गया? देखिए हाउ आर दीज स्ट्रक्चर्स। बचे 58 पेज पे आ जाइए। 58 पेज। These structures look similar to each other. Together they form a very big structure like onion bulb. Here these small structure we can see the basic building units of onion bulb. These are called cells. अब ये जो छोटी छोटी यूनिट्स होती है इनको क्या बोलते हैं हम? सेल्स। क्लियर है इतना? अब देखो however they have their own single cells that live their own. अब देखो सेल्स कितने टाइप्स के हैं। यहाँ पे मैं ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहा हूँ बेसिकली। ऑर्गेनिजम्स की बात करें आयुष, ऑर्गेनिज्म 2 टाइप्स के हैं। क्या आप बता सकते हो कौन कौन से? ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स कैसे मैं ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर सकता हूँ? देखो एक होते हैं यूनिसेलुलर, ठीक है। यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हो, जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हो, यानी जिनकी बॉडी में कितने सेल है? बस एक ही सेल है, उसको ही सारे काम करने के लिए दिया हुआ है, चाहे वो डाइजेशन हो, इंजेशन हो, इजेशन हो, कुछ भी हो। क्लियर है? वो सब एक्सक्रिएशन हो, वो सब सारे काम कितने सेल करेंगे? एक ही सेल करेंगे सारे मिलके। समझ आ गया इतना? पक्का? देखिए बच्चे हम नेक्स्ट होता है, बताओ, मल्टी सेलुलर। कौन सा? मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं दे हैव मेनी सेल्स, उनके पास बहुत सारे सेल्स होते हैं, या फिर और मोर देन वन सेल्स, मोर देन वन सेल। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस, एनिमल्स। क्लियर है भाई? हम ह्यूमंस में बहुत सारे सेल्स होते हैं। क्लियर है? तो जिस भी बॉडी में एक से ज्यादा या दो से ज्यादा सेल्स हो, वो कौन सी ऑर्गेनिज्म में हो गए? वो मल्टी सेलुलर में आ गए। क्लियर है इतना? अब देखिए यूनिसेलुलर के कुछ, द इन्वेंशन ऑफ द मैग्नीफाइंग लेंसेज, द डिस्कवरी ऑफ द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। इट इज नाउ नोन दैट अ सिंगल सेल may consist a whole organism, that is amoeba, paramecium and bacteria, chlamydomonas. So these organisms are called unicellular organisms. अब unicellular यानी जिस ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल है। कौन कौन से तरीके के ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें एक ही सेल है? अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सारे ऑर्गेनिजम्स कौन से? जिनमें एक ही सेल प्रेजेंट है। समझ आया बच्चे आपको? देखिए ऑन द अदर हैंड मेनी सेल्स ग्रुप टुगेदर इन अ सिंगल बॉडी। जैसे हमारी एक ही बॉडी में अलग अलग सेल्स हो गए। क्लियर है? various body parts in multicellular organisms such as fungi, plants and animals. Okay, every multicellular organism has come up with a single cell divide to produce of their own kind. All cells thus come up with the pre-existing cells. Some organisms also have the cells of different kinds. अब सेल की शेप, साइज, अब देखो सेल्स अलग अलग साइज का होता है, अलग अलग शेप का होता है। क्लियर है इतना? फॉर एग्जाम्पल आप 5.3 फिगर देख सकते हो, वहाँ पे कितने सारे सेल्स हैं। एक स्मूथ मसल सेल है, देखो उसकी अगर आप शेप देखोगे ये इलोंगेटेड है, राइट। अगर आप ब्लड सेल्स देखोगे वो थोड़ी सर्कुलर शेप में है। क्लियर है? अगर आप नर्व सेल देखोगे वो देखो यहाँ पे डेंड्रियाइट्स है, फिर एक नर्व सेल है, वो अलग शेप है। क्लियर है? इनकी लेंथ, शेप, सब चीजें अलग होती है। समझ आ गया इतना? अब देखिए द साइज एंड द शेप, नेक्स्ट पेज। The size and the shape of the cells are related to the specific function they perform. Some cells like amoeba have changing shape. In some cases, the cell shape could be more or less and peculiar for a particular type. या फिर nerve cell. Each living cell has a capacity to perform basic function. देखो कोई भी सेल जो है उसमें ये कैपेसिटी होती है कि वो एक बेसिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर पाए। और देखो मैं एक और बात बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक सेल प्रेजेंट है, सपोज करो हमारे हैंड में, ठीक है, कोई एक सेल प्रेजेंट है हमारे हाथ में, कोई एक सेल प्रेजेंट है, तो वो जो सेल डिवाइड होगा ना, जो वो नया सेल बनाएगा वो अपने जैसा ही बनाएगा। क्लियर है भाई? अगर ये सेल है, इस सेल का कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन है,
अगर ये डिवाइड होके दो सेल बनाता है तो ये दोनों सेल जो होंगे ये इसकी तरीके के ही होंगे, मतलब जो इनका फंक्शन होगा वो इनका फंक्शन होगा। यार एक एग्जांपल है, जैसे हम ह्यूमंस है, हमारे जो प्रोजेनी होगी, जो नेक्स्ट बर्थ होता है वो किसका होता है? ह्यूमंस का ही होता है, राइट? अगर कोई डॉग है तो उसका जो यंग वंस होगा वो भी डॉग ही होगा। तो वैसे ही जब सेल डिवाइड होता है ना तो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म जो होता है वो सेल सेम फंक्शन परफॉर्म करेगा जो उसका पहला सेल करता था, जिसको डिवाइड होके वो नए बने हैं। क्लियर है? इतना समझ आया सबको? देखिए, each living organism has a capacity to perform certain basic function. So we know that there is a division of labor in a multicellular organism such as humans. This means that different parts of human body perform different function. The human body has a heart to pump blood, a stomach to digest food, and so on. Cell has got certain components within its own as cell organelles. अब देखो, जो मेन चीजें हमें पढ़नी है ना यार, ये एक रूम है, यहाँ से मैं चेयर टेबल सब कुछ हटा दूँ, फोन बोर्ड वोर्ड सब हटा दूँ, बुक्स वुक्स सब हटा दूँ, क्या हम यहाँ पे किसी काम के रहेंगे? तो ये रूम काम का कब बना? जब यहाँ पे लाइट हुई, यहाँ पे फैन है, यहाँ पे चेयर्स है, बुक्स है, बोर्ड है, राइट? क्लियर है? तो ये क्या है आयुष? ये एक रूम है जिसका नाम क्या है? सेल। इसका नाम क्या है? सेल। अब इस सेल के अंदर भी चीजें होंगी, राइट? और उन सब चीजों को हम बोलेंगे सेल ऑर्गेनेलीज। उनको क्या बोलेंगे हम? सेल ऑर्गेनेलीज। तो हमें हर एक ऑर्गेनेली के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि इसका नाम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ये दूसरे से डिफरेंट कैसे। अगर मैं इससे पूछूं, इनसे पूछूं, आपका नाम विशाल, विशाल चेयर और बोर्ड में क्या डिफरेंस है बता दो, राइट? तो अगर मैं यहाँ पे दो ऑर्गेनेली बताऊं तो इन दोनों में तो डिफरेंस आना चाहिए। क्लियर है? समझ आया? क्लियर है मेरी बातचीत? मतलब ये चैप्टर हमें किस तरफ ले जाएगा वो समझ आया? हमें हर एक डिटेल के बारे में बताएगा कि एक रूम के बारे में तो मैंने काफी बता दिया और काफी चीजें हो भी गई डिस्कस। अब रूम के अंदर के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करना है, तो रूम के अंदर के कंपोनेंट्स में पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो और भी इंटरेस्टिंग होता जाएगा, क्योंकि एकदम डीप स्टडी मिलेगी हमें यहाँ। क्लियर है इतना? देखिए, तो cell has got certain components, each kind of cell organelle which performs a specific function. So these organelles constitute together the basic unit called the cell. So it is interesting that all the cells are found to be same organelles. और ये इंटरेस्टिंग है इसमें। अब ये आसान स्टडी क्यों बन गई? अब भाई शिवानी के मन में एक डाउट आ रहा है कि सर बॉडी में तो कितने सारे सेल हैं, हम हर एक सेल के बारे में कैसे पढ़ सकते हैं, है ना? तो शिवानी ये देखो, ये भी रूम है, अंदर भी रूम है, क्या वहाँ पे भी दीवारें हैं, वहाँ पे भी फैन है, वहाँ भी बोर्ड है, वहाँ भी चेयर्स है, वहाँ भी बुक्स है, राइट? तो वैसे ही बॉडी में भी जो दूसरा सेल होगा ना, बॉडी में भी जो दूसरा सेल जो होगा उसमें जो ये सेल ऑर्गेनेलीज है वो भी सेम रहेंगी। क्लियर है? सेम वही स्टडी है यार, जब तुम छोटे थे तो बॉडी के पार्ट्स पढ़ाए गए थे, क्या तुम्हारे बॉडी के पार्ट्स और एक नॉर्मल, मतलब तुम भी नॉर्मल ही हो, दूसरे इंसान के बॉडी के पार्ट्स क्या डिफरेंट निकले? आयुष सोच के बोला, डिफरेंट निकले थे? सेम थे ना, सबके पास दो हाथ थे, दो पैर, है ना? वैसे ही सेल में भी, चाहे करोड़ों सेल क्यों ना हो, उनकी जो सेल ऑर्गेनेलीज है वो सेम रहेगी। तो किसी एक के बारे में स्टडी करना है और वो सब पे लागू होगी। क्लियर है इतना? तुम्हें को समझ भी आया? नहीं आया? 2 घंटे रोकूंगा ना तब बोलेंगे आ गया। भाई पढ़ो 59 पेज नंबर फर्स्ट कॉलम तक पढ़ो। लो बच्चे, यहाँ तक किसी का डाउट? कोई भी डाउट नहीं है? देखिए बच्चे, पेज नंबर 59 पे आ जाइए।
अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे सेल ऑर्गेनेली और सेल या सेल के कंपोनेंट्स के बारे में। सेल ऑर्गेनेली, अब सेल ऑर्गेनेलिस के जो बेसिक दो पार्ट्स है ना, वो है प्रोटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रोटोप्लाज्म एंड सेकंड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में अब दो कंपोनेंट्स अलग आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। क्लियर है मुझे? समझ आ गया? सबसे पहले देखिए 5.2.1 59 पेज नंबर सेकंड कॉलम। ठीक है, हमें पढ़ना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। The plasma membrane allow or permit the entry and exit of some material in and out of the cell. For example, अगर ये सेल है तो सेल की आउटर कवरिंग ये जो है इसको ही बोल देते हैं हम सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। समझ आ गया? ध्यान से देखो अभी ये कर क्या रही है। जो भी इसके अंदर है और जो भी इसके बाहर है, इन दोनों में एक सेपरेशन कर रहा है कोई, इन दोनों को कोई अलग रख रहा है, तो वो कौन रख रहा है? वो सेल मेम्ब्रेन इन दोनों को अलग कर रही है। यहाँ पे भी हम हैं, अंदर भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो हम लोगों को अलग कौन कर रहा है? ये एक वॉल कर रही है, ये एक दीवार कर रही है ना, तो एक दीवार का ही काम कौन कर रहा है यहाँ पे? ये मेम्ब्रेन कर रही है। क्लियर है ना? समझ आ गया? बाहर के कंटेंट्स को, बाहर के एनवायरनमेंट को अंदर के एनवायरनमेंट से जो अलग रख रहा है, जो सेपरेट रख रहा है, वो कौन रख रहा है? सेल मेम्ब्रेन रखती है। क्लियर है इतना? देखिए आगे, इट इज ऑल्सो प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम मटेरियल। द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज ऑल्सो नोन एज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, और इन मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। क्लियर है इतना? देखिए, सम सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, उस प्रोसेस को डिफ्यूजन बोलते हैं। अब देखिए, कुछ सब्सटेंस जैसे CO2 और O2 बाहर से अंदर और अंदर से बाहर मूव करते हैं। भाई सिंपल सी बात है, अगर मान लो ये दीवार है और वो दरवाजा है, तो हम दरवाजे से यहाँ से वहां जाते हैं ना, ये दीवार है, अगर हमें बाहर जाना तो दरवाजे से वहां चले जाएंगे, राइट? ऐसे ही जो मटेरियल बाहर है, अगर उसे जाना होगा तो भी सेल मेम्ब्रेन से जाएगा। और जब शिवानी ये जब अलग अलग जा रहे हैं ना, मतलब बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इनसाइड और इनसाइड एनवायरनमेंट से बाहर, इस प्रोसेस को डिफ्यूजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? डिफ्यूजन। इस प्रोसेस को डिफ्यूजन भी बोला जाता है। क्लियर है इतना? समझ आ रहा है बच्चा आपको? पक्का? देखिए नेक्स्ट, we have studied the process of diffusion in the earlier chapters. We have spontaneous movement of a substance from a high region of concentration where it is low. अगर सपोज करो यहाँ पे ऑक्सीजन है ज्यादा, ज्यादा मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन में, हाई कॉन्सेंट्रेशन मतलब ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा है, ठीक है? और इस सेल के अंदर जो ऑक्सीजन की क्वांटिटी है वो लो है। क्लियर है? यहाँ पे ऑक्सीजन हाई लेवल है और यहाँ पे ऑक्सीजन लो लेवल है, तो अपने आप ही स्पॉन्टेनियस यानी अपने आप मूवमेंट हो जाएगी फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द लो कॉन्सेंट्रेशन। जहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा होगी वो अपने आप ही मूव करने लग जाएगी जहाँ ऑक्सीजन कम होगी। क्लियर है इतना? समझ आ गया? पीछे देखिए, something similar to this happens in cells. For example, when substance like CO2, which is cellular waste, required to be excreted out. भाई हमें कौन सी गैस इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, राइट? लेकिन अगर मान लो इस सेल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए, समझ रहे हो मेरी बात? देखिए शिवानी, मुझे अगर मान लो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ गई और यहाँ पे क्वांटिटी CO2 की लेस है, तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड भी तो बाहर चली जाएगी।
और ये तो अच्छी बात भी है क्योंकि हमारे सेल को इसकी नीड भी नहीं है। क्लियर है? क्योंकि कहाँ से कहाँ मूव करना है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन। तो अब ज्यादा CO2 कहाँ है, यहाँ पे है, और कम CO2 कहाँ है, यहाँ पे है। तो ज्यादा से कम की तरफ गैस मूव करने लग जाएगी। क्लियर है? इतना समझ आया? आया नहीं आया अक्षय? देखो भाई नेक्स्ट, in the cell external environment the concentration of CO2 is low as compared to that of the inside. As soon there is a difference between the CO2 inside and outside of a cell, CO2 moves out of a cell from a region of high concentration to the low concentration. Similarly, O2 enter the cell by the process of diffusion. The level of the concentration O2 increases in the cell. अब देखो ये जो डिफ्यूजन है ये कब तक चलता रहेगा, ये डिफ्यूजन तब तक चलता रहेगा आयुष जब तक बाहर का CO2 जो बाहर है और अंदर का CO2 का लेवल सेम ना हो जाए, तब तक ये CO2 अंदर से बाहर जाता रहेगा। क्लियर है? क्योंकि भाई हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन मूव करना है ना। क्लियर है? एक और एग्जांपल दूं, जो लाइव एग्जांपल दे सकता है कोई बच्चा मुझे, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन कैसे मूव कोई चीज कर रही है? कोई जो मुझे लाइव एग्जांपल दे पाए कि भाई वो डिवाइस है जो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन मूव कर रहा है। एसी में ठंडा करके गेट खुलेगा तो हाई कॉन्सेंट्रेशन ठंडा और बाहर चली जाएगी। हाँ ये एक कह सकते हैं कि अगर मान लो ये रूम हमारा एकदम ठंडा है, मैं गेट खोलूँ और एकदम से बच्चा है तो उसको एकदम ठंडी हवा लगेगी, बाहर की साइड चली जाएगी, राइट? हाँ कह सकते हैं। वो वाटर कूलर दिख रहा है, उसमें जब पानी में नीचे से निकालता रहूंगा तो ऊपर ज्यादा पानी है वो नीचे आता रहेगा, क्योंकि नीचे लो कंसंट्रेशन होती जाएगी, ऊपर हाई कंसंट्रेशन तो आता रहेगा। सैंड क्लॉक देखिए, वो ऊपर होता है सारा सैंड, नीचे गिरता रहता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूव करता रहता है। एक और एग्जांपल देता हूँ जो तुम्हारे खुद के घरों में है, वाटर फिल्टर होगा, नीचे वाटर पूरा खाली हो गया है, ऊपर वाटर हमने डाल दिया है, ऊपर सारा वाटर इकट्ठा हो गया है, अब धीरे धीरे नीचे आता रहेगा, और अगर ज्यादा आ गया तो ओवरफ्लो भी हो जाता है, राइट? समझ आया? तो वो भी एक एग्जांपल है। वाटर टैंक फुल हो जाता है जब घर पे तो पानी निकलता रहता है, अगर हम उसे भरे ना तो वो खत्म हो जाएगा। हाई कंसंट्रेशन क्योंकि ऊपर भर गया ना, ऊपर से नीचे फिल्टर होके आएगा तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे वो वाटर मूव करता रहता है। अभी उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं वो भी बताऊंगा, ठीक है? हर एक चीज पता चलेगी। क्लियर है इतना? बच्चे आप उसको देखना बंद करो, इधर सुन लो थोड़ा। क्लियर है इतना? देखिए, the diffusion plays an important role in the exchange of gases between the cell as well as the cell and its external environment. तो ये diffusion क्या है, ये बहुत important रोल निभा रहा है, क्योंकि अगर मान लो हमारे इस सेल में CO2 आता रहे बाहर ना जा पाए तो बहुत दिक्कत नहीं हो जाएगी, क्योंकि बॉडी को CO2 नहीं चाहिए, वो वैसे ही एक्सहेल करते हैं और वो एक्यूमुलेट हो रहा है यहाँ पे, तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। क्लियर है? तो डिफ्यूजन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। Water also obeys the law of diffusion. The movement of water molecules, such movement is known as osmosis. अब देखो, अगर गैसेस की बात आए, when यहाँ लिख देता हूँ, first point, when gases move from high concentration to low concentration, मैं HCl लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखोगे। जब गैसेस मूव करने लग जाए हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, या बाहर के एनवायरनमेंट से इंटरनल एनवायरनमेंट में, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। उसको क्या बोलोगे आप? डिफ्यूजन। सेकंड, व्हेन वाटर मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, उसको क्या बोलोगे आप? कॉल्ड ऑस्मोसिस। क्या प्रोसेस बोलोगे आप उसे? ऑस्मोसिस। समझ आ गया? अगर हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन दोनों चीजें मूव करेगी। क्लियर है इतना? बस गैसेस मूव करे तो डिफ्यूजन, वाटर मूव करे तो ऑस्मोसिस। समझ आ गया? बस इतना ही था। क्लियर है इतना? जल्दी से नोट कर लो। ये जो बनाओगे ना आप टेबुलर फॉर्म में तो अच्छे से बनाना, क्योंकि ये पूरा खत्म करने के बाद इस पे आना है, फिर इसके अंदर पार्ट्स पढ़ने हैं, इसके अंदर। क्लियर है? करिए नोट। हाँ, मतलब ये पूरा एक जगह रखना, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? ये एक पेज में लाने के बाद फिर नेक्स्ट पेज में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरा आ जाएगा,
उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब खत्म हो जाएगा फिर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ठीक है, करिए।